अक्सर आप लोग देखते होंगे जवाहरलाल नेहरू और एडमिना माउंटबेटन के संबंधों की खूब चर्चाएं होती रहती हैं। जवाहरलाल नेहरू का एडविना माउंटबेटन से कैसा रिश्ता था, इस पर बात करते हैं, जानते हैं। आप लोग अपने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी देख रहे हैं। ये आप देखते हैं कि क्या एडविना माउंटबेटन है। तो भारत आने के बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने जब गवर्नमेंट हाउस में पहली गार्डन पार्टी दी तो लोग ये देखकर दंग रह गए कि जवाहरलाल नेहरू एडविना के कदमों पर जमीन पर बैठकर डांस शो का आनंद उठा रहे हैं। हालांकि कुर्सियों की कमी पड़ जाने की वजह से भारत के भावी प्रधानमंत्री ने ऐसा किया था, लेकिन लोगों की नजर से ये छिप नहीं सका कि आखिर नेहरू एडविना के ही पैरों के पास क्यों बैठे हैं। पार्टी के तुरंत बाद एडविना अपनी बेटी पामेला के साथ नेहरू के घर गई थी। दिलचस्प बात यह थी कि इस बार लॉर्ड माउंटबेटन उनके साथ नहीं थे। और वैसे तो लॉर्ड बेवेल के जमाने से ही नेहरू गवर्नमेंट हाउस के स्विमिंग पूल में तैरने जाया करते थे, लेकिन तब कोई इस बारे में बात नहीं करता था। लेकिन जब एडविना माउंटबेटन भी इस स्विमिंग पूल में नेहरू के साथ तैरती हुई दिखी जाने लगी तो लोगों ने इन दोनों के संबंधों के बारे में बात करनी शुरू कर दी। सलमान रुश्दी के चचा शाहिद हमीद ने 31 मार्च 1947 को अपनी डायरी में लिखा था, माउंटबेटन दंपत्ति के भारत पहुंचने के 10 दिनों के भीतर ही एडविना और नेहरू की नजदीकियों पर भौहें उठना शुरू हो गई थी। और रेड क्रॉस के एक समारोह में खींची गई तस्वीरों में ये साफ कैद हुआ कि किस तरह एडविना नेहरू को प्यार से निहार रही हैं। कद्दावर कांग्रेस नेता अबुल कलाम आजाद की आंखों से ये भी बात छिप नहीं सकी। उन्होंने अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम में लिखा, नेहरू माउंटबेटन से तो मुतासिर हैं लेकिन उससे कहीं ज्यादा वो लेडी माउंटबेटन से मुतासिर हैं। पामेला हिक्स भी मुरीद हुई नेहरू की आकर्षक शख्सियत का असर न सिर्फ माउंटबेटन दंपत्ति पर पड़ा, बल्कि उनकी 17 साल की बेटी पामेला हिक्स भी उनसे बहुत प्रभावित हुई थी। अपनी किताब डॉक्टर ऑफ एम्पायर में पामेला लिखती हैं, जब नेहरू ने पहली बार मुझसे हाथ मिलाया था, मैं तभी से उनकी आवाज, कपड़े पहनने के तरीके, सफेद शेरवानी और उसके बटन हॉल में लगे लाल गुलाब और उनकी गर्मजोशी की मुरीद हो गई थी। एक बार बीबीसी से बात करते हुए पामेला ने बताया था, मेरी माँ और पंडित जी एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। पुराना मुहावरा सोलमेट उन पर पूरी तरह लागू होता था। मेरे पिता बहुमुखी थे, जबकि मेरी माँ अपने आप में ही रहना पसंद करती थी। वो बहुत लंबे समय तक विवाहित रहे थे और एक दूसरे के बहुत नजदीक साथी भी थे, लेकिन इसके बावजूद मेरी माँ अकेलेपन की शिकार थी। तभी उनकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जो संवेदनशील, आकर्षक, सुसंस्कृत और बेहद मनमोहक था। शायद यही वजह थी कि वो उनके प्यार में डूब गई। एडविना का हाथ पकड़ने से परहेज नहीं। इस बीच भारत में राजनीतिक उथल पुथल के बावजूद लोगों की नजर एडविना और नेहरू पर थी। नेहरू के जीवनीकार स्टैनली बॉल फर्ट अपनी किताब नेहरू आर ट्रस्ट विद डेस्टिनी में लिखते हैं कि मैंने एक बार नेहरू और एडविना को ललित कला अकादमी के उद्घाटन समारोह में देखा था। मुझे देखकर आश्चर्य हुआ था कि नेहरू को सबके सामने एडविना को छूने, उनका हाथ पकड़ने और उनके कान में फुसफुसाने से कोई परहेज नहीं था। माउंटबेटन के नाती लॉर्ड रैमसी ने एक बार मुझे बताया था कि उन दोनों के बीच महज अच्छी दोस्ती थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन खुद लॉर्ड माउंटबेटन एडविना को लिखी नेहरू की चिट्ठियों को प्रेम पत्र कहा करते थे। उनसे ज्यादा किसी को अंदाजा नहीं था कि एडविना किस हद तक अपने जवाहर को चाहती थी। रूसी मोदी ने देखा था नेहरू को एडविना को अपनी बाहों में भरते। नेहरू की एक और जीवनी लिखने वाले एमजे अकबर बताते हैं कि इस बारे में उन्हें सबसे सशक्त प्रमाण टाटा स्टील के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रह चुके रूसी मोदी ने दिया था। अकबर अपनी किताब नेहरू द मेकिंग ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि 1949 से 1952 के बीच रूसी के पिता सर होमी मोदी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हुआ करते थे। नेहरू नैनीताल आए हुए थे और राज्यपाल मोदी के साथ ठहरे हुए थे। जब रात के 8 बजे तो सर मोदी ने अपने बेटे से कहा कि वो नेहरू के शयन कक्ष में जाकर उन्हें बताएं कि मेज पर खाना लग चुका है और सबको आपका इंतजार है। जब रूसी मोदी ने नेहरू के शयन कक्ष का दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा नेहरू ने एडविना को अपनी बाहों में भरा हुआ था। नेहरू की आंखें मोदी से मिली और उन्होंने अजीब सा मोह बनाया। मोदी ने झटपट दरवाजा बंद किया और बाहर आ गए। थोड़ी देर बाद पहले नेहरू खाने की मेज पर पहुंचे और उनके पीछे पीछे एडविना भी वहां पहुंच गई। दोनों के बीच पैदा हुई चिंगारी। आखिर ऐसी क्या बात थी कि नेहरू और एडविना एक दूसरे की तरफ आकर्षित हुए। खासतौर से ये देखते हैं कि भारत उन दिनों राजनीतिक झंझावात से गुजर रहा था।
पामेला हिक्स कहती हैं कि नेहरू बहुत ही अच्छी बातचीत करने वाले विद्वान और करिश्माई शख्स थे। नेहरू की पत्नी बहुत पहले मर चुकी थी। उनकी बेटी इंदिरा शादीशुदा थी। उनके 2 बच्चे थे और वो उन दिनों दिल्ली से बाहर रहती थी। नेहरू ने अपनी बहन विजयलक्ष्मी पंडित को राजदूत के रूप में मॉस्को भेज रखा था। तभी उनकी मुलाकात एक बहुत ही आकर्षक महिला से होती है। दोनों के बीच एक तरह की चिंगारी पैदा होती है और दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब जाते हैं। माउंटबेटन को बुरा नहीं लगा था एडवीना का नेहरू से नजदीकी बढ़ाना। अब सवाल उठता है कि इन अतरंग संबंधों को एडवीना के पति लॉर्ड माउंटबेटन ने किस तरह से लिया। नेहरू और एडवीना के बीच गहरे भावनात्मक संबंधों को देखते हुए माउंटबेटन उनकी बेटी पामेला दोनों ने जानबूझकर एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका दिया। एंड्रू लॉनी हाल ही में प्रकाशित किताब द माउंटबेटन्स देयर लाइव्स एंड लवर्स में लिखते हैं कि एडवीना और माउंटबेटन दोनों शादी के बाद प्रेमी रहे और एफबीआई की हाल ही में एक डीक्लासिफाई की गई फाइलों में बताया गया कि माउंटबेटन समलैंगिक थे। 1947 आते आते दोनों एडवीना और उनके बीच आकर्षक उतार पर था, लेकिन वो उनका इस्तेमाल ये जानने के लिए कर रहे थे कि भारतीय नेता उनके प्रस्ताव के बारे में क्या सोच रहे हैं। पामेला हेक्स से भी अपनी किताब डॉक्टर ऑफ एम्पायर में लिखती हैं, हाल के महीनों में जब भी मेरे पिता मेरी माँ को गुड नाइट करने जाते उन्हें उनके आरोपों का सामना करना पड़ता। वो उन्हें समझते नहीं है, वो उनकी अनदेखी कर रहे हैं, उनका व्यवहार बहुत रूखा है और वो उनका ख्याल नहीं रखते वगैरह वगैरह। वो उनसे माफी जरूर मांगते थे बिना ये जाने हुए कि उनसे गलती कहाँ हुई। लेकिन नेहरू के साथ कुछ दिन पहाड़ में बिताने के बाद मेरी माँ की तरफ से आने वाले ताने बंद हो गए थे और अब जब मेरे पिता ऊपर जाते तो वो मेरी माँ को पॉकेट एटलस देखते हुए पाते। वो उन पर मुस्कुराती और चहकर अपनी डीकी डार्लिंग को गुड नाइट कहती। नेहरू को दी अपने पन्ने की बेशकीमती अंगूठी। याद देखिए, आखिर में वो घड़ी भी आ गई जब एडवीना और नेहरू ने एक दूसरे से विदा ली। भारतीय मंत्रिमंडल ने उनके सम्मान में विदाई भोज दिया। बीबीसी ने पामेला हेक्स से पूछा कि उनकी मां के लिए नेहरू से विदा लेना कितना तकलीफदेह था। पामेला हिक्स का जवाब था कि उनके लिए ये दिल तोड़ने जैसा था। जाने से पहले उन्होंने अपनी एक बहुत सुंदर और कीमती पन्ने की अंगूठी निकाली और उसे उन्होंने नेहरू की बेटी इंदिरा को दिया। हालांकि नेहरू एक अमीर परिवार से आते थे, लेकिन उन्होंने अपना सब कुछ देश को दान कर दिया था। एडवीना ने इंदिरा से कहा कि वो ये अंगूठी नेहरू को इसलिए नहीं दे रही हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वो इसे नहीं लेंगे। अगर कभी भी उन्हें पैसे की जरूरत पड़े तो तुम इस अंगूठी को बेच देना। आम की पेटी और आत्मकथा। हेक्स आगे बताती हैं कि अगली सुबह जब नेहरू गवर्नमेंट हाउस पहुंचे तो उन दोनों ने उपहारों का आदान प्रदान किया। एडवीना ने उन्हें 18वीं सदी का सोने का बना एक फ्रेंच डिब्बा दिया। नेहरू उनके लिए एक पुराना सिक्का और पके आमों का एक कैरेट और अपनी आत्मकथा की एक पिती लाए। जब एडवीना जहाज में बैठी तो वो अपने आंसुओं को नहीं रोक पाई। उन्होंने अपने गले से सेंट क्रिस्टोफर का एक क्रिस्टल निकाला, अपनी पीए से कहा कि आप जहाज से नीचे उतरें और इसे किसी ऐसे शख्स को दीजिए जो इसे नेहरू तक पहुंचा दे। जहाज की लंबी यात्रा के दौरान मेरी मां ने एक शब्द भी नहीं कहा। लंदन में मुलाकातें। लेकिन इसके बाद भी नेहरू एडवीना की मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। नेहरू जब भी राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन में भाग लेने लंदन जाते, एडवीना के साथ कुछ दिन जरूर बिताते। उन दिनों लंदन में भारतीय उच्चायोग में काम करने वाली खुशबंत सिंह अपनी आत्मकथा ट्रूथ लव एंड लिटिल मिलिस में लिखा है कि नेहरू के विमान ने जब हिथरो के रनवे को छुआ तो काफी रात हो चुकी थी। अगली सुबह जब मैं दफ्तर पहुंचा तो मेरी मेज पर कृष्ण मेनन का नोट रखा हुआ था। मैं उनसे तुरंत मिलूं। मेरी मेज पर ही द डेली हेरल्ड अखबार पड़ा हुआ था और जिसके पहले पन्ने पर ही नेहरू और लेडी माउंटबेटन की तस्वीर छपी थी, जिसमें वो अपना नाइट ग्राउंड पहने हुए नेहरू के लिए अपने घर का दरवाजा खोल रही थी। उसके नीचे कैप्शन था, लेडी माउंटबेटन मिड नाइट विजिटर। खबर में यह भी लिखा गया था कि लॉर्ड माउंटबेटन इस समय लंदन में नहीं है। जब मैं मेनन के पास पहुंचा तो वो मुझ पर दहाड़े, तुमने आज का हेरल्ड देखा? प्रधानमंत्री तुमसे बहुत नाराज हैं। मैंने कहा, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे क्या पता था कि पंडित जी हवाई अड्डे से अपने होटल जाने के बजाय माउंटबेटन के घर जा पहुंचेंगे। सोहो के रेस्टोरेंट में एडवीना की दावत। इसी तरह की एक घटना तब हुई जब एक बार नेहरू ने एडवीना को सोहो के एक ग्रीक रेस्टोरेंट में रात के खाने पर बुलाया। खुशबंत सिंह लिखते हैं कि रेस्टोरेंट के मालिक ने उन दोनों को पहचान लिया और अपने रेस्टोरेंट का प्रचार करने के उद्देश्य से प्रेस को फोन कर दिया। अगले दिन के अखबारों में दोनों की अगल बगल बैठी हुई तस्वीर छपी। मैं समझ गया कि मेरी फिर सामत आने वाली है।
मेरी भी मेज पर फिर से मेनन का नोट रखा हुआ था कि प्रधानमंत्री मुझसे तुरंत मिलना चाहते हैं। मैंने किलारी जैस होटल पहुंचकर प्रधानमंत्री के कमरे के दरवाजे पर नॉक किया। नेहरू ने मुझे देखकर पूछा, आपकी तारीफ? मैंने कहा कि आपने मुझे बुलावा भेजा था। मैं लंदन में आपका जनसंपर्क अधिकारी हूं। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे देखकर कहा कि जनसंपर्क के बारे में आपकी सोच बड़ी अजीब है। नेहरू के प्रेम पत्र, ये आप देखिए 1960 में जब एडवीना माउंटबेटन का बोर्नियो में निधन हुआ तो उनके बिस्तर के आसपास नेहरू के कई प्रेम पत्र पाए गए। बाद में ये सारे पत्र लॉर्ड माउंटबेटन के पास पहुंचाए गए। पामेला हेक्स बताती हैं कि अपनी वसीयत में भी मेरी मां ने नेहरू के लिखे सारे खत मेरे पिता के लिए छोड़े थे। एक पूरा सूटकेस इन खतों से लबालब भरा हुआ था। मैं उन दिनों ब्रॉड लैंड्स में अपने पिता के साथ रह रही थी। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि क्या तुम इन खतों को मेरे लिए पढ़ सकती हो? हालांकि मैं समझता हूं कि 99.9% इन खतों में ऐसा कुछ नहीं निकलेगा जिससे मुझे तकलीफ हो पहुंचे। हाथ से लिखे खत। पामेला आगे बताती हैं कि कुछ दिनों तक मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, लेकिन कुछ दिनों बाद मैंने उन खतों को पढ़ा। वो गजब के थे। वो असल में भारत को बनाने की एक डायरी थी और उन खतों की शुरुआत हमेशा एक वाक्य से होती थी, वो मेरी माँ को कितना मिस कर रहे हैं और वो उनके लिए बहुत खास हैं। खत का अंत भी वो एक निहायत निजी टिप्पणी से करते थे। उनमें कुछ भी शारीरिक नहीं था। ये सारे खत सुबह 2 बजे से 4 बजे के बीच लिखे गए थे। इन सभी को नेहरू ने अपने हाथ से लिखा था। मैक्स फैक्टर और लिपस्टिक की फरमाइश। नेहरू एडवीना की नजदीकी इस हद तक थी कि वो नेहरू ने बिना किसी संकोच के उपहार की मांग कर सकती थी। पामेला हेक्स बताती हैं कि शायद 1948 या 49 के क्रिसमस के दिनों की बात है। नेहरू कनाडा की सरकारी यात्रा पर जा रहे थे। उन दिनों इंग्लैंड में अभी भी राशनिंग जारी थी और मेरी मां मैक्स फैक्टर लिपस्टिक लगाती थी। उन्होंने नेहरू को लिखा, क्या आप कनाडा से मेरे लिए मैक्स फैक्टर लिपस्टिक ला सकते हैं? और हमें इससे कुछ भी अजूबा नहीं लगा, लेकिन अगर भारत में लोगों को इसका पता चलता कि एक पूर्व वायसराय की पत्नी ने प्रधानमंत्री से एक लिपस्टिक लाने के लिए कहा, तो वहां बात का बतंगड़ बन जाता। जिस्मानी संबंधों से इनकार। सवाल उठता है कि नेहरू और एडवीना के बीच प्रेम संबंध प्लेटोनिक थे या शारीरिक। माउंटबेटन की बेटी पामेला हेक्स सिरे से शारीरिक संबंधों को खारिज करती हैं। पामेला कहती हैं कि आजकल हर चीज सेक्स तक संकुचित हो गई है। आज की पीढ़ी के लिए ये बात बहुत अजीब लग सकती है। कोई किसी से बिना सेक्स की इतनी गहराई से जुड़ सकता है। पुराने जमाने में यह अक्सर होता था और सही बात यह है कि मेरी माँ और नेहरू को अकेले में मिलने का बहुत कम मौका मिला। वो हमेशा लोगों से घिरे रहते थे। नेहरू को सेक्स से परहेज नहीं, लेकिन स्वतंत्र पार्टी के नेता मीनू मसानी के बेटे और इंदिरा गांधी की जीवनी लिखने वाले जरीर मसानी ऐसा नहीं मानते हैं। एंड्रू लोनी को दिए गए इंटरव्यू में वो कहते हैं कि मेरे माता पिता नेहरू को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। नेहरू को सेक्स से परहेज नहीं था। मैं ये जानता हूं कि वो एक दूसरे को रोमानी पत्र लिखा करते थे। 50 के दशक में वो जब भी लंदन जाते वो उनके साथ रात बिताया करते थे। हालांकि उनकी ये हरकत भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों को पसंद नहीं आती थी। उनमें से एक मेरे चाचा थे जो बाद में भारत के विदेश सचिव बने। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि नेहरू एडवीना के साथ नहीं सोए होंगे। विक्टोरियन नैतिकता से एडवीना का नाता नहीं। उधर माउंटबेटन के नाती एस्ली हिक्स 1 फरवरी 2017 को डेली टेलीग्राफ को दिए गए इंटरव्यू में दावा करते हैं कि नेहरू की बहन विजयलक्ष्मी पंडित ने उन्हें बताया था कि नेहरू तब तक नपुंसक हो चुके थे, इसलिए उनके एडवीना के साथ शारीरिक संबंधों की बात फिजूल लगती है। द माउंटबेटन्स देयर लाइव्स एंड लव्स की समीक्षा करने वाले जामिया मिलिया इस्लामिया के एसोसिएट प्रोफेसर शेख मुजीबुर रहमान बताते हैं कि अगर आप दोनों के खतों की भाषा, उपहारों, फोटोग्राफ्स को देखें तो हमें पता चलता है कि ये संबंध रोमांटिक था। दोनों ने कभी स्वीकार नहीं किया दोनों के बीच कोई शारीरिक संबंध था। मेरा मानना है कि दोनों के बीच संबंध रोमांस से आगे बढ़ चुका था। उनके शारीरिक संबंध स्थापित करने की संभावना कहीं अधिक थी। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि एडवीना के दूसरे मर्दों के साथ संबंध रहे थे। ये पहला मौका नहीं था कि उन्होंने अपने पति के साथ बेवफाई की थी। उनके पति के भी दूसरे लोगों से संबंध थे। वो विक्टोरियन नैतिकता को मानने वाली महिला नहीं थी। इसलिए अगर मैं ये कहूं कि दोनों के बीच संबंध रोमांस से कहीं आगे बढ़ चुके थे, शायद गलत नहीं होगा। और देखिए यह प्रेम कहानी किसकी? लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी एडवीना माउंटबेटन और पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये तथ्य हैं, आंकड़े हैं, आप देखेंगे। और जो रेफरेंस दिया गया है उनका भी उल्लेख किया गया है। तो ये खबरें झूठी भी नहीं है, जितना बताया गया है कोई ना कोई रेफरेंस जरूर दिया गया है। समझ रहे हैं आप? ये बातों का बतंगड़ नहीं है एक तरह से। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।